अभी सरघाटी में दिल्ली की सीएम आ रही हैं। क्या पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम पर आप जाकर के वोट मांग सकते हैं? उन्होंने आज तक एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिस काम के बदले वो आके जाकर के विधानसभा में कहीं वोट मांग सकते हैं। डॉक्टर अजीत जी वही व्यक्ति हैं, जब उनको मगध मेडिकल में जब उनकी पोस्टिंग हुई थी, जब उनको पहली सैलरी मिली थी, तो उस व्यक्ति ने उस सैलरी से एक पुस्तकालय खोलने का काम किया था। सर, आप वैसे व्यक्ति का साथ दीजिए जो कि आपके नदी को, आपके धरोहर को बचाने के लिए 18 दिन जेल में रहा। तेजस्वी जी के पास कोई विजन नहीं है। उनको एकमात्र लक्ष्य है उनका कि हमको कैसे हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। 9 साल में आप 50 करोड़ का भी काम नहीं किए और 9 महीना में आप 1700 करोड़ का काम कर रहे हैं। सर, कब तक जनता को बरगलाते रहिएगा? कब तक? सत्ता में आवे खातिर उल्टा सीधा ख्वाब दो, बैठते कुर्सी पर बढ़कर रुबाब दो। नौकरी मांगे तो लाठी लाठी मार दो, खाली वोट वेला मुँह आची यार दो। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत हुआ, अब जवाब दो, जवाब दो। जी प्रणाम, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। लगातार बिहार चुनाव की कवरेज आप सच बिहार पे देख रहे होंगे। हर जगह हम जाते हैं और रिमांड पर नेताजी के माध्यम से कई सारे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए हैं। इसी सिलसिले में हमने कई इमामगंज विधानसभा से रिपोर्ट दिखाए, जहां पे कहीं नदी पर पुल नहीं है तो कहीं गाँव में जाने का रास्ता नहीं है। कई सारे लोग मतलब एक तरह से प्रताड़ित हैं, और प्रताड़ित कैसे हैं? सत्ता के द्वारा। आज तक इतने सारी सरकार बदले, पहले नक्सल से प्रभावित रहा ये क्षेत्र, अब विकास से प्रभावित है, लेकिन कुछ होता नहीं है। नई ऑप्शन के तौर पे बिहार, पूरे बिहार में आजकल जोर एकदम देख रहे होंगे आप जनसुराज का। तो इसी जनसुराज के बात आज हम करेंगे सच बिहार पे। इमामगंज से हमारे साथ एक बहुत ही यहाँ के मतलब समाज सेवी रहे हैं नेता, और शिक्षा में भी बहुत इनकी योगदान रही है अच्छी, और अभी वर्तमान में तो ये जिला अध्यक्ष भी हैं जनसुराज का। तो हमारे साथ हैं भवानी सिंह जी इमामगंज से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए। बहुत बिजी शेड्यूल में है लेकिन हमें समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई, आपका और आपके चैनल का भी, जो आप इतना महत्वपूर्ण समय निकाल करके पटना से आज यहाँ इमामगंज कवरेज करने आए हैं इमामगंज विधानसभा के हालात पर। तो इसके लिए आपका और आपके चैनल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल के माध्यम से इमामगंज विधानसभा के सभी आम आवाम को मेरा प्रणाम, नमस्कार। क्या कहेंगे सर, आप हमारा मतलब इमामगंज का सौभाग्य है कि आप एक परिवर्तन की बात करने वाली पार्टी का जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन इमामगंज बदल नहीं रहा है। क्या होगा कि बदलाव होगा? देखिए, इमामगंज नहीं बदल रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण जो है वो ये है कि आज भी लोग जो है से भय के साये में अपना वोट का जो है, अपना मत का जो है प्रयोग करते हैं। यहाँ इमामगंज विधानसभा में एक चीज़ शुरू से चलती आ रहा है, कुछ लोग जो है जैसे माइनॉरिटी के लोग हैं, वो भाजपा के डर से सिर्फ राजद को वोट करते आए हैं, और जो भी बैस परिवार के लोग हैं जो भी अति पिछड़ा या पचपौनिया समाज के लोग हैं, या जो भी और दूसरे वर्ग के लोग हैं, वो राजद के भय से भाजपा को वोट करते आए हैं। लेकिन अभी जो एक तीसरे विकल्प के रूप में जनसुराज पार्टी आई है, तो अभी एक नया माहौल बन रहा है, और जो लोग आज तक भय के साये में वोट करते आए थे, उनके पास विकल्प के रूप में एक तीसरा पार्टी जो है सामने आया है, और लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस बार इमामगंज विधानसभा में। और बहुत सारे वैसे वोटर जो एकदम साइलेंट वोटर हैं, जैसे हमारे नेता ने कहा है कि जनसुराज के जो वोटर हैं वो साइलेंट वोटर हैं, वो लोग बस 11 तारीख के अपने मतलब 11 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब 11 तारीख आए और हम लोग अपना मत का जो है प्रयोग करें। इमामगंज का उपचुनाव मैंने कवर किया था, और सबसे बेहतर जो प्रदर्शन 4 उपचुनाव सीट पे हुआ था इमामगंज से रहा था। कई बार हमने लोगों से बताया था, पटना के मीडिया साथी को भी बताया, तो वो बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इतना वोटर होंगे इमामगंज में। और जब वोट निकली तो सबसे अच्छा मतलब मार्जिन बहुत अच्छा था। बहुत कुछ उम्मीदें हैं इमामगंज से, मतलब इमामगंज के लोगों को, आप लोग से। क्या कुछ हो जाएगा यहाँ पे, होगा या फिर भी उम्मीदें रह जाएगा आप लोग भी आए तो? देखिए, हम तो साफ कहते हैं कि हमारे नेता का साफ कहना है। हमारे नेता ये नहीं कहते चल रहे हैं कि हम जो है से 3 करोड़ नौकरी दे देंगे। हमारे नेता ने साफ कहा है कि जनसुराज आएगा तो सबसे पहले कोई व्यवस्था बनेगी तो वो शिक्षा की व्यवस्था। पूरे इमामगंज विधानसभा में सुमित भाई इतना ही जान लीजिए आप कि आज सरकारी स्कूलों की ऐसी हालात है कि आपको इमामगंज विधानसभा के 90% लोग अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे नेता ने साफ कहा है कि जब जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो सबसे पहला कोई कार्य होगा तो वो जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सारे सरकारी स्कूलों के हालात में सुधार किया जाएगा। और जब तक सुधार नहीं होगा तब तक उन बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था,
पढ़ाई की समुचित व्यवस्था जो है जनसुराज अपने तरफ से करेगी। अभी भगहर है बगल में, नदी कवर किया था हमने, वहाँ पे लोगों की व्यथा देखी, बच्चे कैसे खाट पे टंगा के लेडी जाती हैं प्रसव के लिए। क्या कुछ हो सकता है उसके लिए, क्या कुछ हो रहा है प्रयास? सर भगहर तो हमारे नगर पंचायत के अंतर्गत पड़ता है, जहाँ का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। और मैं इसीलिए मैंने सवाल भी आपसे रखा। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि सर आखिर आप लोग, जैसे सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारे यहाँ के जो पूर्व के एमएलए रहे हैं, जिनकी बहू अभी वर्तमान एमएलए हैं, वो बिहार सरकार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में भी वर्तमान में मंत्री हैं, जब आपके इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद उस विधानसभा का हालत नहीं सुधर पा रहा है, जिस विधानसभा ने आपको बहुत कुछ दिया। आप हिरन पथरा को देख लीजिए, भगहर को देख लीजिए, इस तरह के डुमरिया ब्लॉक में एक दो जगह ऐसा है, तो हर जगह लोग आज़ादी के बाद भी जो है गुलामी वाली जिंदगी जी रहे हैं। हमारे यहाँ एक नगर पंचायत में गाँव था तेतरिया गाँव के लोग भी आज़ादी के बाद 4 महीने जो है गुलामी की ज़िंदगी जीते थे, लेकिन हमने 42 लाख के लागत से उस तेतरिया गांव के लिए एक रोड का निर्माण कराया। वो हमारी क्षमता थी जिसको हम कर सकते थे। पुल बनाना हमारे नगर पंचायत की क्षमता के नहीं, इसीलिए मैं ये आरोप आप पे नहीं लगाया, क्योंकि ये नगर पंचायत की व्यवस्था से आगे की चीज़ है पुल बनाना। लेकिन हम साफ कहते हैं कि अगर जो एक नेता चाह जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। अगर जो कोई जनप्रतिनिधि के मन में आ जाए कि हमको अपने क्षेत्र में जो है हर व्यवस्था में सुधार लाना हो, सर आप चाहते, आप केंद्रीय मंत्री वर्तमान के हैं, आपकी बहू, आपके बेटा मंत्री हैं, आपकी बहू वर्तमान विधायक हैं, लेकिन किसी हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? किसी भी इमामगंज विधानसभा के किसी हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। सर शिक्षा का वही हालात है, स्वास्थ्य का वही हालात है। तो बहुत रद्दी है सर, 1 यूनिट खून न चढ़े यहाँ पे। सर अब 1 यूनिट खून चढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, जो खून चढ़ना बहुत बड़ी बात है, जो एक डिजिटल एक्सरे की भी व्यवस्था कहीं नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये एक सबसे बड़ी बात है कि सर हम नहीं कहना चाहते, लेकिन क्या कहें, हमारे यहाँ आप इतना ही जान लीजिए कि 9 सालों में जो पूर्व के मुख्यमंत्री वर्तमान जो है केंद्रीय मंत्री 9 साल हमारे यहाँ एमएलए रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं, और उन्होंने आज तक एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिस काम के बदले वो आके जा करके विधानसभा में कहीं वोट मांग सकते हैं। क्यों करेंगे सर ऐसा काम? जब गाड़ी पे दारू बांट के काम चलिए जाएगा तो क्यों करेंगे? पब्लिक की भी तो गलती है ना। नहीं, हम उस दारू वाले मामला में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। क्योंकि हो सकता है वो एक साजिश हो सकता है। देखिए, हम साफ बोलते हैं, मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप जो काम जो हमारे क्षेत्र में नहीं, अगर जो आप विकास का काम करते तो हम आपके समर्थन में रहते। सर हमारे यहाँ एक छोटी सी हमारी धरोहर है, छोटी छोटी नदियाँ। आप हमारे यहाँ के एमएलए रहें, हमारे नदियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन एक दिन भी आप एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं किए कि हाँ हम इस नदी को बचाने का भी। जबकि लघु सिंचाई मंत्री भी हैं। लघु सिंचाई मंत्री रहे हैं सर, बिहार सरकार में आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपका एक फ़ोन ही काफ़ी है किसी विभाग के लिए। आप चाह जाते तो हमारे यहाँ शिक्षा का हालत, स्वास्थ्य का हालत बहुत बेहतर हो जाता। और अगर जो शिक्षा और स्वास्थ्य का हालत बेहतर हो जाता तो कम से कम हर घर में महीने का 2 से 3 हज़ार रुपये का बचत होता। आप सोच लीजिए कि जो लोग 10,000 और 15,000 के नौकरी करने के लिए 12-12 घंटे दूसरे प्रदेशों में जाकर के खट रहे हैं, और उनके यहाँ आप उस तरह का कोई बेसिक व्यवस्था आप नहीं दिए हैं, तो 12-15 हज़ार कमा रहे हैं और उनके परिवार के लोग अपने इलाज में, अपने बच्चों के पढ़ाई में जो है से 4 से 5 हज़ार रुपया अपना जो है से खर्च कर दे रहे हैं। अगर जो इन दोनों हालातों में सुधार होता है तो कम से कम उस गरीब का 4-5 हज़ार रुपया महीने का तो बचता ना। एकदम होता। और स्वास्थ्य व्यवस्था पे तो बात होनी ही चाहिए। इमामगंज की तो बहुत मांग है। कई बच्चों के मैं जानता हूँ पर्सनली एक्सीडेंट हुआ, उनकी मौत हो गई, समय से इलाज नहीं मिला, तो ये दुखदायी रहा है हमेशा से। आपके उम्मीदवार MBBS डॉक्टर हैं, क्या उनसे उम्मीद किया जाए अगर आपकी मतलब यहाँ से जीत होती है, क्या आप इंश्योर करेंगे को बढ़िया व्यवस्था करवा देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात इमामगंज विधानसभा के आम आवाम से ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप अगर जो एक बेहतर नेता का चुनाव कीजिएगा, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का चुनाव कीजिएगा, तो आपके क्षेत्र में बेहतर विकास होगा।
इमामगंज नगर पंचायत के लोगों ने जब हमारे ऊपर विश्वास किया था, तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना काम इमामगंज नगर पंचायत में इन 3 सालों में हुआ, एक व्यक्ति भी बता दे कि पूरे बिहार के किसी नगर पंचायत में अगर जो इतना काम हुआ हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो लोग अगर जो एक अच्छे व्यक्ति पर विश्वास जताएंगे तो कुछ बेहतर आपके क्षेत्र में होगा। डॉक्टर अजीत एमबीबीएस डॉक्टर हैं, लेकिन लोग क्या टाइटल लगाते हैं, अजीत दास। सर अजीत दास डॉक्टर हैं, तो क्या कोई लोग जो है जिस समय इलाज कराने जाएगा उस समय ये देखेगा कि अजीत डॉक्टर कौन जात के हैं? नहीं एकदम। आप अगर जो आप अपने यहाँ नेता चुन रहे हैं तो उसका कास्ट मत देखिए, उसकी योग्यता को देखिए। अजीत जी वही व्यक्ति हैं, जब उनको मगध मेडिकल में जब वो उनकी पोस्टिंग हुई थी, जब उनको पहली सैलरी मिली थी, तो उस व्यक्ति ने उस सैलरी से एक पुस्तकालय खोलने का काम किया था। ऐसे व्यक्ति का आप चुनाव नहीं करेंगे, आप जात और धर्म देखेंगे, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे क्षेत्र के लिए और क्या हो सकता है। सर आप वैसे व्यक्ति का साथ दीजिए जो कि आपके नदी को, आपके धरोहर को बचाने के लिए 18 दिन जेल में रहा, लेकिन अपना आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। आप वैसे व्यक्ति का साथ दीजिए जो हर गरीब, कमजोर, लाचार व्यक्ति के लिए कभी बिजली विभाग के जो है पदाधिकारियों के साथ लड़ जाता है, कभी ब्लॉक में जाकर के ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ, अंचल के पदाधिकारियों के साथ लड़ जाता है। आपके हर सुख दुख के लिए जो है कभी हॉस्पिटल में जाकर के जो है वो हमेशा तत्पर रहता है आपके लिए। आप वैसे व्यक्ति का साथ न दे करके आप ये देखेंगे कि फल एनडीए गठबंधन से कौन उम्मीदवार है, तो महागठबंधन से कौन उम्मीदवार है। कहाँ, हम तो साफ कहते हैं कि एनडीए गठबंधन में कोई भी वैसे नेता नहीं है जिसके नाम पर आप वोट मांग सकते हैं। कभी जो है दिल्ली की सीएम आएंगी, कभी अभी सरघाटी में दिल्ली की सीएम आ रही हैं। क्या पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम पर आप जाकर के वोट मांग सकते हैं? हमारे यहाँ जब कार्यक्रम इमामगंज विधानसभा में हुआ तो जो है से हमारे यहाँ गोवा के सीएम आते हैं। क्या बिहार के नेता विहीन एनडीए गठबंधन बिहार में नेता विहीन है क्या? जो अपने किसी बिहार के नेता के नाम पर वोट जब उनको नहीं मिल रहा है तो दूसरे राज्यों के सीएम को जो है बुलाना पड़ रहा है। कभी मोहन भाई जी आते हैं, तो कभी रेखा गुप्ता आती हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ आएंगे। पब्लिक को ना अब उनसे पूछना चाहिए, जब नेता बाहर से आते हैं तो पूछना चाहिए कि मुद्दा क्या है यहाँ का। अब उन्हें समझ में आ जाए 1 ही मिनट में कि क्या है। सर पूछेंगे कहाँ से? उन नेताओं के पास किसी पब्लिक को आने जाने देंगे तब ना लोग। यहाँ तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी पहले ही लगा देते हैं कि कोई टस से मस नहीं हो सकता है। देखिए बिहार में एनडीए नेता के पास अपना कोई विजन नहीं बचा हुआ, कोई ऐसा चेहरा नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो कोई बेहतर काम किया हो जिस चेहरे पर ये लोग वोट मांग सकते हैं। और महागठबंधन में एक जो सबसे बड़ी बात है, तेजस्वी जी के पास कोई विजन नहीं है। उनको एकमात्र लक्ष्य है उनका कि हमको कैसे हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। कभी कहेंगे 3 करोड़ नौकरी दे देंगे, तो कभी कहेंगे हर घर में नौकरी दे देंगे, तो कभी कहेंगे सारे जनप्रतिनिधियों को जो है को हम पेंशन दे देंगे। तेजस्वी जी आपके बिहार का बजट क्या है? क्या बजट है बिहार का? कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? कहाँ से जो माँ बहन योजना चला रहे हैं, जो 1500 रुपया हर महीने या 2500 देने की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से पैसा लाएंगे आप? तो ये सारी देखिए, एक ही नेता बिहार में है, प्रशांत किशोर, जो अगर जो एक बात भी कह रहे हैं तो उसके साथ उनका अपना एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, हर एक चीज़ बना हुआ है उनका। शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे सुधार करेंगे, तो उन्होंने साफ कहा है कि हर साल प्रखंड में एक ऐसा नेतरहाट जैसा स्कूल खोलेंगे जहां जो है हमारे क्षेत्र के बच्चे वहां जाकर के अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो हर जगह उन्होंने कहा है कि हम जो भी सुखाड़ क्षेत्र है उसको जो है हम उन क्षेत्रों से जोड़ेंगे जो बाढ़ से ग्रसित रहते हैं, उन क्षेत्रों से जोड़ेंगे ताकि जो है बाढ़ और सुखाड़ का जो सिस्टम हो वो समाप्त हो। हमारे नेता ने साफ कहा है कि जन सुराज आएगा तो सबसे पहले अगर जो कुछ होगा तो वो होगा कि हर एक सरकारी स्कूल की व्यवस्था में सुधार लाई जाएगी और 10-12 हज़ार रुपये के रोजगार के लिए किसी को जो है बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने साफ कहा है आज सबसे अगर जो बदतर हालात है तो हमारी जीविका दीदियों की है। जो दीदी जीविका से जुड़ी हुई हैं, समूह से जुड़ी हुई हैं, उनका हालात आज सबसे बदतर है। एक तो जो है सरकारी जो भी वर्तमान के लोग जो हैं सरकार में हैं, इनका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। मोदी जी का रैली होगा तो जबरदस्ती इनको जबरदस्ती जो नहीं जाना चाहेंगे। अभी मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ था जब रैली, हमने वो कवर किया था, बहुत वायरल भी हुआ। वहाँ पे सब दीदियों ने कहा कि हमें जबरदस्ती बुलाया। सर वही नहीं हो रहा है। अभी जो है जहाँ जहाँ एनडीए के लोग
अपना जो प्रत्याशी कार्यक्रम कर रहे हैं तो पहले ही समूह का जो दीदी नेतृत्व करती हैं उनको पहले ही से ये आदेश दिया जाता है कि आप जो है अपने क्षेत्र के सारे महिलाओं को जुटा करके रखिए, हम आएंगे और वहाँ भाषण देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। डोर टू डोर वो नहीं जाएंगे बस। तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। जीविका दीदियों से भी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोगों के साथ जितना दुर्व्यवहार होना था हो लिया। सर, समूह की महिलाओं के साथ पता है क्या होता है? साप्ताहिक उनको जो है साप्ताहिक किस्त जमा करना होता है। कोई दीदी किसी मजबूरी वश अगर जो किस्त नहीं दे पाती हैं, मजबूरी बस अगर जो वो पैसा नहीं दे पाती हैं तो ऐसा दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। कुछ दीदियों के साथ तो ऐसा कार्य भी किया जाता है कि जो आपके चैनल पर हम नहीं बोल सकते हैं। ऐसा काम हो रहा है। समूह के दीदियों को कर्ज में ढकेल करके और उनका जो है शोषण किया जा रहा है। इतना ही आप जान लीजिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दावे के साथ कह रहा हूँ, लेकिन जन सुराज आएगा तो समूह के दीदियों को, जीविका दीदियों को कभी जो है इस तरह के दुर्व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2 लाख से 5 लाख रुपए तक के धन की राशि की व्यवस्था उनको जनसुराज परिवार की तरफ से कराया जाएगा। बैंक से डायरेक्ट जोड़ा जाएगा उनको, और वो सिर्फ अपने आधार कार्ड पर जा कर के बैंक से अपने रोजगार के लिए 2 से 5 लाख रुपया तक का ऋण ले सकती हैं। और 2 साल तक के बैंक का कोई भी कर्मी उनको परेशान नहीं करेगा। हमारे नेता ने साफ कहा है कि आप 2 साल तक अपने रोजगार को बढ़ा लीजिए, उसके बाद जो है किस्त बाई किस्त जा करके फिर वो लोन की राशि आप जमा कीजिए। ज़्यादातर तो मौका नहीं मिलता नेताओं को बधाई देने की, लेकिन पिछले उपचुनाव में मैंने छकरबंधा कवर किया था, प्रशांत जी का इंटरव्यू भी किया था। वहाँ पे टावर नहीं था, उन्होंने वादा किया था कि 1 महीना बाद हम जीते या ना जीते टावर लग जाएगा। अभी जब हम रिपोर्ट बनाने गए वहाँ टावर लग गया था। तो सब हमने दिखाया भी, और ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम लोगों को उम्मीद लगी कि होता है काम। सर, प्रशांत जी का एक चीज़ बहुत बेहतर लगता है हमको, वो उतना ही बोलते हैं जितना वो कर सकते हैं। उनका अनाप शनाप स्टेटमेंट नहीं रहता है। वो झूठ मूठ का एक किताब छपवा करके और 1700 करोड़ रुपया का हम काम इमामगंज में कर रहे हैं, ये बात वो नहीं कर सकते हैं। 9 साल में आप 50 करोड़ का भी काम नहीं किए और 9 महीना में आप 1700 करोड़ का काम कर रहे हैं। योजना रहेगा डुमरिया का और एनओसी मांगिएगा बांके बाजार प्रखंड से। योजना रहेगा इमामगंज का जो है एनओसी मांगिएगा आप डुमरिया से। योजना रहेगा बांके बाजार का एनओसी मांगिएगा नगर पंचायत से। सर, कब तक जनता को बरगलाते रहिएगा? कब तक? एक आध रोड में काम लगता है, वो काम जो है पूर्व के किसी नेता के द्वारा जो है से कराया जाता है, और इसको भंजाते हैं अभी वर्तमान के विधायक कि हमारे द्वारा ये काम कर को। इमामगंज का जो रोड जो है चौड़ीकरण हो रहा है, जो को इमामगंज कोठी मोड़ से लेकर के जो है सलैया तक के 11 तक जो रोड बन रहा है, वो किसी और नेता का दिन है। लेकिन अभी वर्तमान के विधायक या उनके लोग जो है भंजा रहे हैं कि तो मांझी जी करा दिल थी। अरे मांझी जी जो है से करा ही देठू हल तो इतना भवानी सिंह के परेशान रहे कि जरूरत काहे ला पड़ती है। मांझी जी जब तो नदी के बचाव ही ला प्रयास करते हल तो भवानी सिंह के जेल काहे ले जाए पड़ती है। हम तो साफ पूछा ही हो, तो सबसे एक बार आग्रह करे थी हो, हाथ जोड़ करके सबसे आग्रह करे थी हो कि एक बार इमामगंज के स्थिति के सुधारेला जनसुराज पर भरोसा कर है। ई मत देखा कि जैसे हम अगर जो जनसुराज के वोट दे देबै तो राजद जीताए, या राजद वाले जो लोग हैं जो ई मजबूरी में वोट दे रहे हैं कि हम अगर जो राजद के वोट ना दे देबै तो जो है से भाजपा जीताए, ये कब तक जो है, तब फिर आपका वैल्यू ही क्या रह जाएगा। फिर तो आपके पास तीसरा विकल्प आया और उस विकल्प को आप नहीं चुन रहे हैं, फिर वही भय में आप वोट दे रहे हैं। एक बार विश्वास कीजिए, दोनों तरफ के लोगों से मैं कह रहा हूं कि भय से बाहर निकलिए और जनसुराज पर विश्वास जताइए। कुछ हो चाहे नहीं हो, आपके क्षेत्र के स्कूल की हालत सुधार दी जाएगी, आपके क्षेत्र के हॉस्पिटल की हालत सुधार दी जाएगी। हर एक हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड, एक डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था जरूर होगी, और सारे हॉस्पिटलों में एक महिला डॉक्टर की व्यवस्था जरूर होगी। और जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी, हमारे नेता या मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। और इतना जान लीजिए कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे इसके लिए हमको जितना जो है से प्रयास क्यों न करना। अगर जो हमको 4 दिन धरना पर बैठना पड़ेगा, अनशन पर बैठना पड़ेगा, लेकिन ये सारी व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। शुक्रिया आपके समय के लिए, बहुत कमाल के इंसान है। कभी फिर से बैठेंगे बाकी मुद्दों पे बात करने के लिए। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, बहुत सारे काम करते हैं इमामगंज के लिए, शिक्षा से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे हैं।
लेकिन अभी सवाल यही है कि इमामगंज के लोग मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट करेंगे या इस बार विधायक चुनने के लिए वोट करेंगे। तो ये बहुत देखना होगा इस बार कि इमामगंज का चुनाव किस ओर जाता है। बाकी आपको भी शुभकामनाएं, देखिए कैसा इलेक्शन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इमामगंज विधानसभा के आम आवाम पर हमको बहुत भरोसा है। इस बार लोग जो है इस बेटा को जो है से इस बेटा पर भरोसा अपना जरूर जताएंगे, इस भाई पर अपना भरोसा जरूर जताएंगे। हमने आज तक किसी को नहीं छला है, किसी से काम के बदले एक कप चाय हमने नहीं पिया है। तो सुमित भाई भी इतना भरोसा है, जो व्यक्ति हमारे पास, चाहे वो किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, किसी जात के हों, सबको हमने सम्मान दिया है। इसलिए भरोसा है इस बार लोगों पर। शुक्रिया आपके समय के लिए, बहुत बहुत बधाई आप सबको भी। इमामगंज वाले क्या कहिएगा, चुनाव में 11 तारीख को जब आप वोट देने जाएंगे तो किस मुद्दे पे जाएंगे? वो लड़के जो गया रहते हैं, वो लड़के जो पटना रहते हैं, वो लड़के जो बाहर जाके पढ़ते हैं, क्या उनको लगता है अब भी कि जनरल तैयारी कंपटीशन के लिए बाहर जाने की जरूरत है? क्या उन्हें लगता है कि एक छोटी सी इलाज के लिए मगध मेडिकल दौड़ने की जरूरत है? क्या उनको लगता है कि एक सड़क बनने का अधिकार उनको नहीं है? क्या उनको लगता है कि एक गाँव पे 700-800 वोटर हैं मात्र, तो उस पर पुल नहीं बनना चाहिए? क्या आपको लगता है कि किसी नेता का अनपढ़ समधन को भी टिकट मिल जाना चाहिए? ये अगर लगता है आपको तो इस बार जरूर सोचिएगा। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा। किसी भी नेता से सवाल तो हम लोग करते ही रहते हैं, हमारा काम है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है जिम्मेदारी से वोट करना। आप जरूर करेंगे। नमस्कार।